समय का पहिया फिर आगे बढ़ा। देश बदल रहा था और उसके साथ वाल्मीकि भी। अब वह केवल नीतियों और योजनाओं का निर्माता नहीं था, बल्कि एक ऐसी सोच का प्रतीक बन चुका था जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा दे रही थी। लेकिन हर ऊंचाई के साथ एक नई परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, पर वैश्विक बाजार में अचानक आई मंदी ने हालात बिगाड़ दिए। विदेशी निवेश घटने लगे, शेयर बाजार में गिरावट आई और कई बड़े उद्योग संकट में आ गए। विपक्ष ने तुरंत सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मीडिया में बहस छिड़ गई कि क्या वालने की आर्थिक नीतियां असफल हो रही हैं। कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। सभी मंत्री चिंतित थे। वालने शांत बैठा सबकी बातें सुन रहा था। फिर उसने कहा, घबराहट से समाधान नहीं निकलता। हमें दीर्घकालिक सोच के साथ काम करना होगा। उसने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने, छोटे व्यापारियों को कर में राहत देने और कृषि क्षेत्र में नई तकनीक लाने की घोषणा की। उसने अपने निजी उद्योग समूह से भी कहा कि वे मुनाफे से ज्यादा स्थिरता को प्राथमिकता दें। कुछ उद्योगपति नाराज हुए, पर अधिकांश ने उसका साथ दिया। कपेरा ने देखा कि वह दिनों दिन और गंभीर होता जा रहा है। एक रात उसने पूछा, क्या तुम्हें कभी थकान महसूस नहीं होती? वो हंसने की वॉल ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, थकान तब होती है जब लक्ष्य साफ न हो। मुझे पता है कि मैं क्यों काम कर रहा हूं। धीरे धीरे उसकी योजनाओं का असर दिखने लगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला, युवाओं के लिए स्टार्टअप योजनाएं शुरू हुईं और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा का विस्तार हुआ। विदेशी संकट का असर कम होता गया। इसी दौरान एक और चुनौती सामने आई। कुछ शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार चाहती थीं। वे बड़े निवेश का लालच दे रही थीं। लेकिन शर्तें देश के हित में नहीं थीं। कई नेता उनके पक्ष में थे। वाल्ने ने सख्त रुख अपनाया। हम विकास चाहते हैं, पर अपनी शर्तों पर, उसने संसद में कहा। उसके इस निर्णय से कुछ देशों के साथ रिश्तों में तनाव आ गया, पर जनता उसके साथ खड़ी रही। उधर धनपुरा में विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका था। उद्घाटन के दिन वाल्ने और कपेरा दोनों पहुंचे। गांव के लोग गर्व से भरे थे। मोहन की तस्वीर मुख्य भवन में लगी थी। वाल्ने ने मंच से कहा, अगर मोहन और सरला ने मुझे अपनाया न होता, तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। उसकी आवाज भर्रा गई। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। समय के साथ उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। वह उन्हें अक्सर धनपुरा ले जाता, ताकि वे अपनी जड़ों को समझ सकें। उसने अपने बेटे से कहा, याद रखो, असली पहचान जमीन से जुड़ी होती है। कपेरा ने अपने अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। उसने राजनीति में सक्रिय भूमिका भी निभानी शुरू कर दी। लोग उसे केवल वाल्मीकि की पत्नी नहीं, बल्कि एक सशक्त नेता के रूप में देखने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा संतुलित नहीं रहती। एक दिन अचानक वाल्मीकि को सीने में दर्द महसूस हुआ। डॉक्टरों ने सलाह दी कि वह कुछ समय आराम करे। देश में खबर फैलते ही चिंता की लहर दौड़ गई। अस्पताल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। कपेरा उसके पास बैठी रही। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, देश तुम्हें मजबूत देखना चाहता है, लेकिन मुझे तुम्हारा स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है। कुछ दिनों के इलाज और आराम के बाद वह ठीक हो गया। इस घटना ने उसे सोचने पर मजबूर किया। उसने महसूस किया कि जिम्मेदारियों को बांटना भी नेतृत्व का हिस्सा है। उसने युवा नेताओं को आगे बढ़ाना शुरू किया, नई पीढ़ी को प्रशिक्षण दिया। धीरे धीरे उसने सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर मार्गदर्शक की भूमिका अपनाई। लेकिन उसकी सोच और प्रभाव अब भी देश की दिशा तय कर रहे थे। एक शाम वह और कपेरा समुद्र किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था। वाल्मीकि ने कहा, क्या तुम्हें याद है जब स्कूल में लोग मुझे अलग समझते थे? अंधी की सने ने किया है। कपेरा मुस्कुराई। हाँ, और मैं भी उनमें शामिल थी। लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें फिर से पहचाना। वाल्मीकि ने कहा, जिंदगी ने हमें सिखाया कि इंसान को उसके हालात से नहीं, उसके इरादों से पहचानना चाहिए। समय के साथ उसने अपने व्यवसाय को पारदर्शी ट्रस्ट में बदल दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी समाज सेवा जारी रख सकें। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए
कई फाउंडेशन स्थापित किए। देश अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। लोग उसे केवल एक नेता नहीं बल्कि एक युग निर्माता के रूप में देखते थे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि धनपुरा का हर बच्चा अब सपने देखने से नहीं डरता था। रात को वह अपने घर की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। कपेरा उसके पास आई। उसने कहा, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। वालने ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस पात्र बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर संतोष था, एक ऐसा संतोष जो संघर्षों से गुजरकर, रिश्तों को संभालकर और देश के लिए जीकर मिला था। धनपुरा का वह बच्चा अब इतिहास बन चुका था, लेकिन उसकी विरासत आने वाले समय को रोशन करने के लिए तैयार थी। समय की धारा निरंतर बहती रही। वालने अब सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर था, लेकिन उसका प्रभाव हर निर्णय में झलकता था। वह एक मार्गदर्शक, एक विचारक और एक प्रेरणा बन चुका था। देश में नई पीढ़ी के नेता उभर रहे थे। ईडीटीआईडीसीटी है, जिन्हें उसने स्वयं तैयार किया था। एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब उसे अपनी ऊर्जा पूरी तरह समाज सुधार और वैश्विक सहयोग की दिशा में लगानी चाहिए। उसने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की स्थापना की, जहां विभिन्न देशों के युवा नेता, वैज्ञानिक और उद्यमी एक साथ आकर भविष्य की योजनाएं बनाते। उसका उद्देश्य था सीमाओं से परे सोचने वाला विश्व तैयार करना। कपेरा उसके साथ हर कदम पर खड़ी थी। उसने महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशाल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। दूर दराज के इलाकों में अस्पताल और मोबाइल क्लिनिक भेजे गए। लोग कहते थे कि यह दंपत्ति केवल सपने नहीं दिखाते, उन्हें साकार भी करते हैं। इसी बीच धनपुरा में एक नई समस्या खड़ी हो गई। कुछ प्रभावशाली लोग विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। वे राजनीतिक दबाव डाल रहे थे। खबर सुनते ही वालने तुरंत गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में चिंता थी। वालने ने शांत स्वर में कहा, यह भूमि शिक्षा की है और शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता। उसने कानूनी लड़ाई शुरू की। अदालत में उसने साफ शब्दों में कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल एक इमारत नहीं, बल्कि हजारों सपनों का केंद्र है। अंततः न्याय मिला और जमीन सुरक्षित रही। धनपुरा ने फिर राहत की सांस ली। इस घटना ने वाल्मीकि को याद दिलाया कि संघर्ष कभी समाप्त नहीं होते, बस उनका रूप बदल जाता है। उधर उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। वे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हर निर्णय में अपने पिता की सादगी और मां की संवेदनशीलता को साथ रखते। एक दिन उसके बेटे ने कहा, पापा, मैं राजनीति में आना चाहता हूं, लेकिन अपने तरीके से। वाल्ने ने मुस्कुराकर कहा, अपना रास्ता खुद बनाओ, मेरी परछाई बनने की जरूरत नहीं। कपेरा ने परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखा। उसने घर में हमेशा वही सादगी बनाए रखी जो धनपुरा के दिनों में थी। महंगे महलों के बीच भी उनके घर का वातावरण सरल और आत्मीय था। समय के साथ वाल्मीकि को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने लगे। उसे विश्व मंचों पर आमंत्रित किया जाता, जहां वह टिकाऊ विकास, शिक्षा सुधार और आर्थिक संतुलन पर भाषण देता। लेकिन हर भाषण में वह अपने गांव का जिक्र करना नहीं भूलता। एक शाम वह और कपेरा अपने पुराने स्कूल के पास खड़े थे। स्कूल अब आधुनिक बन चुका था। दीवारों पर विज्ञान प्रयोगशालाएं और डिजिटल कक्षाएं थीं। कपेरा ने धीमे से कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था। वाल्मीकि ने उत्तर दिया, हाँ, यही मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि अलग होना कमजोरी नहीं, ताकत हो सकता है। कपेरा ने उसका हाथ थाम लिया। और यहीं मैंने पहली बार गलती की थी। वह मुस्कुराई। दोनों हंस पड़े। आने वाले वर्षों में वाल्मीकि ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक सार्वजनिक ट्रस्ट को समर्पित कर दिया। उसने स्पष्ट कहा कि धन तभी सार्थक है जब वह समाज के काम आए। उसके इस निर्णय से कई उद्योगपति प्रेरित हुए। धीरे धीरे उसने सार्वजनिक जीवन से पूर्ण विराम लेने का निर्णय किया। देश भर में विदाई समारोह आयोजित हुए। लोग भावुक थे। उसने अपने अंतिम सार्वजनिक भाषण में कहा, मैंने जो भी किया वह इस देश की मिट्टी से सीखा। अगर कोई मुझसे प्रेरणा ले तो बस इतना याद रखे कि परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, आपका संकल्प करता है।
उस रात वह और कपेरा धनपुरा के अपने पुराने घर में ठहरे। वही कच्ची दीवारें, वही आंगन, वही नीम का पेड़। वाल्नेय ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर उस दिन मुझे यहां न लाया गया होता तो शायद मैं आज यह सब न देख पाता। कपेरा ने धीरे से कहा, हर कहानी में एक मोड़ होता है और तुम्हारे जीवन का वह मोड़ यही गांव था। सालों बाद जब इतिहास की किताबें लिखी गईं, तो वाल्मीकि का नाम केवल एक अरबपति या राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज हुआ जिसने दो दुनियाओं, गरीबी और संपन्नता जैसे स्नेह को जोड़कर एक नई दिशा दी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान यह था कि धनपुरा का हर बच्चा अब बिना डर के बड़े सपने देख सकता था। और इसी संतोष के साथ वाल्ने और कपेरा ने जीवन के शेष वर्ष शांति, सेवा और सादगी में बिताए, यह जानते हुए कि असली विरासत इमारतों या पदों में नहीं, बल्कि उन दिलों में बसती है जिन्हें आपने छुआ हो। सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे दूर होने के बाद भी वाल्मीकि का दिन कभी खाली नहीं रहता था। फर्क बस इतना था कि अब उसके फैसले अखबारों की सुर्खियों के लिए नहीं, बल्कि भीतर की शांति के लिए होते थे। वह सुबह जल्दी उठता, धनपुरा की गलियों में बिना किसी तामझाम के टहलता और लोगों से वैसे ही मिलता जैसे कभी वालू मिला करता था। देश अब नई पीढ़ी के हाथों में था। उसके द्वारा तैयार किए गए युवा नेता नीतियां बना रहे थे। कई बार वे सलाह लेने उसके पास आते। वह ध्यान से सुनता, तुरंत समाधान नहीं देता, बल्कि सवाल पूछता, इस फैसले का असर गांव पर क्या होगा? क्या इससे गरीब का जीवन बेहतर होगा? उसने उन्हें सोचने की आदत दी थी। कपेरा ने राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व अकादमी की स्थापना कर दी थी। वहां गांवों से आई लड़कियां प्रशिक्षण लेतीं, आत्मविश्वास सीखतीं और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान खोजतीं। कपेरा अक्सर कहती, अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। वाल ने गर्व से उसे देखता। एक दिन उनके बेटे ने विदेश से लौटकर कहा कि वह टेक्नोलॉजी और ग्रामीण विकास को जोड़ने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है। वह ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसानों को मौसम और फसल की जानकारी देना चाहता था। वाल्ने ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही विरासत चुनी है। समस्या ढूंढो और समाधान बनो। उधर उनकी बेटी ने पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य बनाया। उसने धनपुरा के आसपास बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। धीरे धीरे पूरा इलाका हरा भरा होने लगा। लोग कहते थे कि यह परिवार सिर्फ विकास नहीं, संतुलन भी सिखाता है। लेकिन जीवन में शांति के बीच एक भावनात्मक मोड़ फिर आया। सरला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उम्र अपना असर दिखा रही थी। अस्पताल के कमरे में वाल्मीकि उनके पास बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी वह बचपन में उनकी गोद में सिर रखकर सोया करता था। सरला ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी गोद में पलने वाला बच्चा इतना बड़ा काम करेगा, लेकिन याद रखना, बड़ा वही है जो विनम्र रहे। वाल्मीकि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उनका हाथ अपने माथे से लगाया। कुछ दिनों बाद सरला ने शांत मन से दुनिया को अलविदा कह दिया। धनपुरा फिर एक बार शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा देश उमड़ा। वाल्मीकि ने महसूस किया कि उसकी असली जड़ें अब भी यहीं थीं। उसने तय किया कि वह अपने माता पिता की स्मृति में एक संस्कार केंद्र स्थापित करेगा, जहां बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि मानवीय मूल्य भी सिखाए जाएंगे। समय बीतता गया। वाल्मीकि अब सार्वजनिक मंचों पर कम दिखता, लेकिन जब भी बोलता, उसके शब्दों में अनुभव की गहराई होती। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उसने कहा, मैंने महलों में भी जीवन देखा है और मिट्टी के घरों में भी। असली अमीरी संतोष और सेवा में है। कपेरा और वह कभी कभी लंबी यात्राओं पर निकल जाते। वे उन देशों में जाते जहां कभी व्यापारिक समझौते किए थे, लेकिन अब वे पर्यटक नहीं, सीखने वाले बनकर जाते। वे देखते कि दुनिया कैसे बदल रही है और अपने देश में क्या बेहतर किया जा सकता है। एक शाम, कई वर्षों बाद, वे उसी खेत में बैठे थे जहां कभी किशोर वाल्मीकि ने सितारों से वादा किया था। हवा में ठंडक थी। उनके बच्चे अब अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ चुके थे। गांव में विश्वविद्यालय से निकलकर कई छात्र वैज्ञानिक, अधिकारी और उद्यमी बन चुके थे। कपेरा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मिशन पूरा हो गया? वाल्मीकि ने आसमान की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मिशन कभी पूरा नहीं होता। हमने बस एक शुरुआत की थी। अब यह नई पीढ़ी का सफर है।
उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। धनपुरा अब एक मॉडल गांव बन चुका था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। लेकिन वाल्मीकि के लिए वह अब भी वही जगह थी जहां उसने अपमान सहा, सपने देखे और खुद को पहचाना। समय ने उसे विनम्र बना दिया था। वह जानता था कि हर कहानी का अंत होता है, लेकिन विरासत आगे चलती रहती है। उसने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, अगर कभी कोई बच्चा खुद को छोटा समझे तो उसे बताना कि परिस्थितियां अस्थायी हैं, इरादे स्थायी। रात गहरी हो रही थी, सितारे चमक रहे थे। कपेरा ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों चुपचाप आसमान देखते रहे, संतोष, स्मृतियों और आने वाले कल की उम्मीद के साथ। सालों की भागदौड़, संघर्ष और उपलब्धियों के बाद जीवन एक शांत लय में बहने लगा था। लेकिन वाल्मीकि के भीतर की ऊर्जा अब भी वैसी ही थी। अब वह सत्ता या प्रसिद्धि से प्रेरित नहीं होता था, बल्कि उस बदलाव से प्रेरित होता था जो लोगों के जीवन में दिखता था। धनपुरा का विश्वविद्यालय अब राष्ट्रीय शोध केंद्र बन चुका था। वहां से निकलने वाले छात्र देश की नीतियां गढ़ रहे थे, नई तकनीक विकसित कर रहे थे और गांवों को आत्मनिर्भर बना रहे थे। एक दिन विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह में वाल्मीकि को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने सामने बैठे हजारों छात्रों को देखा। उसकी आंखों में वही चमक लौट आई जो कभी एक छोटे लड़के की आंखों में थी। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में दो सच्चाइयां देखी, एक कि डर इंसान को सीमित कर देता है और दूसरी कि विश्वास उसे असीमित बना देता है। अगर मुझ पर दो परिवारों ने विश्वास न किया होता तो मैं यहां न होता। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कपेरा पहली पंक्ति में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसी समारोह में एक छात्र ने सवाल पूछा, सर, क्या आपको कभी पछतावा होता है कि बचपन अपने असली माता पिता के साथ नहीं बीता? कुछ क्षण के लिए वातावरण शांत हो गया। वाल्मीकि ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, न कि जो हम चाहते हैं। अगर मैं धनपुरा में न पला होता तो शायद मैं संवेदना न सीख पाता, और अगर बाद में अपने जैविक माता पिता से न मिला होता तो शायद दृष्टि न मिलती। मुझे दोनों का आशीर्वाद मिला। यह जवाब सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने मन के लिए भी था। धीरे धीरे उसने अपने ट्रस्ट को और मजबूत किया। उसने तय किया कि हर साल देश के सबसे गरीब जिलों में से कुछ चुनकर वहां शिक्षा और स्वास्थ्य का संपूर्ण मॉडल लागू किया जाएगा। यह कोई सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि समाज और उद्योग जगत की साझेदारी का उदाहरण था। लोग इसे वाल्मीकि मॉडल कहने लगे। कपेरा ने एक नई पहल शुरू की, युवाओं के लिए संवाद मंच। वह मानती थी कि अगली पीढ़ी को सिर्फ अवसर नहीं, बल्कि सही दिशा की जरूरत है। वह गांवों में बैठकर लड़कियों से खुलकर बातचीत करती, उनके सपनों को सुनती। उसकी सादगी और दृढ़ता ने उसे एक अलग पहचान दी थी। समय के साथ वाल्मीकि के बालों में सफेदी बढ़ने लगी, लेकिन उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई। एक शाम वह अपने पुराने घर के आंगन में बैठा था। नीम के पेड़ के नीचे वही मिट्टी की खुशबू थी। उसने अपनी डायरी खोली जिसमें वह वर्षों से अपने अनुभव लिखता आया था। उसने लिखा, मैंने जीवन को दो छोरों से जिया, अत्यधिक संपन्नता और सादगी। दोनों ने मुझे सिखाया कि असली मूल्य इंसानियत में है। उसी समय उसका बेटा और बेटी उसके पास आए। उन्होंने कहा कि वे अब अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, बिना उसके नाम का सहारा लिए। वाल्मीकि ने गर्व से उन्हें गले लगाया। यही तो मैं चाहता था, उसने कहा, कि तुम अपनी पहचान खुद बनाओ। कुछ महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे जीवन भर के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरी सभा खड़ी हो गई। उसने पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा, यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, उन सभी का है जिन्होंने मुझे रास्ते में सहारा दिया। एक किसान पिता, एक स्नेही मां, एक सच्ची जीवन साथी और एक देश जिसने मुझ पर विश्वास किया। जब वह वापस धनपुरा लौटा तो कोई भव्य स्वागत नहीं था। सिर्फ गांव के बच्चे दौड़ते हुए आए और उसके गले लग गए। वही उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। रात को वह और कपेरा फिर उसी खेत में गए। हवा में शांति थी, सितारे पहले से भी ज्यादा चमकते लग रहे थे। कपेरा ने धीरे से कहा, तुम्हारी कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है। वाल्मीकि मुस्कुराया। अगर मेरी कहानी किसी एक बच्चे को यह विश्वास दिला दे
कि वह अपनी परिस्थितियों से बड़ा है तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसने मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं सब लौट आता है। समय बीतता रहेगा, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, लेकिन धनपुरा का वह बच्चा जिसने कभी अपमान सहा था और जिसने दुनिया को दिखा दिया कि संघर्ष ही असली शिक्षक है, उसकी विरासत जीवित रहेगी। हर उस सपने में जो सीमाओं को तोड़ने का साहस रखता है। और इसी शांत संतोष के साथ वाल्ने और कपेरा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को सेवा, प्रेम और सादगी में बिताया, यह जानते हुए कि असली अमरता नाम में नहीं बल्कि उस बदलाव में होती है जो आप दूसरों के जीवन में छोड़ जाते हैं। समय की रफ्तार अब धीमी लगने लगी थी, लेकिन जीवन के अर्थ और गहरे हो गए थे। वाल्ने ने सक्रिय भूमिकाओं से लगभग दूरी बना ली थी, फिर भी देश के हर बड़े निर्णय में उसकी सोच की छाप होती थी। लोग अब भी उसे मार्गदर्शक मानते थे, लेकिन वह स्वयं को केवल एक साधारण इंसान समझता था जिसने परिस्थितियों से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश की। धनपुरा अब केवल एक गांव नहीं रहा था, वह एक प्रतीक बन चुका था। वहां का विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शोध कर रहा था। खेती में नई तकनीक, जल संरक्षण की योजनाएं और स्थानीय उद्योगों का निर्यात, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल आता, वाल्ने उन्हें सबसे पहले उसी पुराने घर के आंगन में ले जाता जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। एक दिन उसने विश्वविद्यालय में ओपन डायलॉग का आयोजन किया। छात्र बिना किसी औपचारिकता के उससे प्रश्न पूछ सकते थे। एक छात्रा ने पूछा, सर, अगर आपको फिर से जीवन जीने का अवसर मिले तो क्या आप कुछ बदलना चाहेंगे? वाल्ने कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, शायद नहीं। दर्द भी जरूरी था, क्योंकि उसी ने मुझे दिशा दी। अगर स्कूल में ताने न मिलते, अगर कपेरा ने मुझे चुनौती न दी होती, अगर मुझे गांव न भेजा गया होता, तो मैं शायद वह इंसान न बन पाता जो आज हूं। कपेरा पास ही बैठी थी, उसकी आंखों में गर्व था। वह जानती थी कि जीवन ने दोनों को कितना बदल दिया है। उसी वर्ष देश एक नए मोड़ पर पहुंचा। वैश्विक स्तर पर जलवायु संकट गहरा रहा था। कई देशों ने मिलकर नई पर्यावरण नीति पर काम शुरू किया। वाल्ने को विशेष सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया गया। उसने स्पष्ट कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन ही भविष्य की कुंजी है। उसकी बातों को गंभीरता से लिया गया। उसकी बेटी अब पर्यावरण आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। वह मंच पर अपने पिता के साथ खड़ी होती, लेकिन अपने विचारों में स्वतंत्र थी। वाल्ने को यह देखकर सुकून मिलता कि उसकी विरासत केवल नाम नहीं, सोच के रूप में आगे बढ़ रही है। इसी दौरान एक भावनात्मक घटना घटी। धनपुरा के उसी स्कूल के एक शिक्षक, जिन्होंने कभी वाल्ने का मजाक उड़ाया था, गंभीर रूप से बीमार पड़े। वाल्ने उन्हें देखने अस्पताल गया। शिक्षक की आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, माफ कर दो। वाल्ने ने उनका हाथ थाम लिया। आपकी वजह से ही मैंने खुद को साबित करने की ठानी थी। अगर आप मुझे चुनौती न देते तो शायद मैं इतना आगे न बढ़ता। यह उसके व्यक्तित्व की परिपक्वता थी। वह अतीत को बोझ नहीं, प्रेरणा मानता था। समय के साथ उसने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की। वह कोई महिमा मंडन नहीं था, बल्कि एक ईमानदार स्वीकारोक्ति थी। डर, असुरक्षा, संघर्ष और प्रेम की कहानी। उसने उसमें लिखा कि कैसे एक बच्चे को दो परिवारों का प्यार मिला, कैसे एक लड़की की आलोचना ने उसे मजबूत बनाया और कैसे सत्ता के बीच भी उसने सादगी नहीं छोड़ी। कपेरा अक्सर उसके लेखन को पढ़ती और मुस्कुराती। तुमने हमारे झगड़ों का भी जिक्र कर दिया, वह हंसते हुए कहती।